डियर स्टूडेंट्स, हम सारणिक के गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो सारणिक के हम 5 गुणधर्म पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है सारणिक का 6वां गुणधर्म। सारणिक का 6वां गुणधर्म क्या कहता है? सारणिक का 6वां गुणधर्म कहता है यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में कोमा किसी अशून्य अचर राशि को, किसी अशून्य अचर राशि को अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ में गुणा कर जोड़ने पर सारणिक का संख्यात्मक मान अपरिवर्तित रहता है। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, क्योंकि इसी से हम सारणिक के सारे प्रश्नों को जो आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न ये जो आपका गुणधर्म है उसी के द्वारा ही सॉल्व होंगे। अब ये गुणधर्म क्या कहता है? यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अशून्य अचर राशि को अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ में गुणा कर जोड़ने पर, यानी किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अशून्य अचर राशि से गुणा करके किसी और पंक्ति अथवा स्तंभ में जोड़ा जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। तो यानी सारणिक के संख्यात्मक मान से हमारा क्या तात्पर्य है, वो हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमें कोई सारणिक दे रखा है a इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 5 6 2 3, ये कोई सारणिक दे रखा है। सबसे पहले तो इनके नाम सुन लो। ये जो पंक्ति होती है वो कहलाती है आपकी R1। R का क्या मतलब? रो। इंग्लिश में हम रो कहते हैं। तो यहां में से क्या लिखेंगे? R1, यानी ये क्या, R1 क्या दर्शा रहा है? पहली पंक्ति को। ये क्या है? R2, यानी R2 किसको दर्शा रहा है? दूसरी पंक्ति को। और ये कौन सी पंक्ति है? R3, यानी कौन सी पंक्ति है? 3 को, यह आपकी तीसरी पंक्ति। ये वाला जो स्तंभ होता है वो कहलाता है आपका C1। C4 होता है कॉलम यानी स्तंभ। तो हम C1 कह देते हैं इसको कह देते हैं C2 और इसको कह देते हैं C3। यानी वो इस गुणधर्म के माध्यम से हमसे कहना क्या चाह रहा है? वो कहना ये चाह रहा है कि जैसे हम R1 में कोई इंटरचेंज करें, किसकी सहायता से? R2 की सहायता से। तो मैं R2 में 2 का गुणा करूं और R1 में जोड़ दूं, 2 का गुणा करके R1 में जोड़ दूं, तो R1 इंप्लाइज दैट R1 प्लस 2R2। या मुझे C2 में परिवर्तन करना हो C3 की सहायता से, तो C2 इंप्लाइज दैट C2 प्लस 3C1। C3 की सहायता से कर सकते हो C1, यानी यहाँ R1 में परिवर्तन आप R2 और R3 की सहायता से कर सकते हो। C1 में परिवर्तन C2 और C3, यानी किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ में परिवर्तन किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के माध्यम से कर सकते हो। सबसे पहले इसका प्रसार देखें। तो प्रसार के लिए क्या करें? हम डिटरमिनेंट ऑफ A निकालें। प्रसार करना हम जानते हैं 1 इंटू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये पंक्ति, ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, 4 × 12 -10,
इसका चिन्ह होता नेगेटिव -2, ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, 2 3 6 -30, फिर आपका 3 से गुणा करना है तो +3, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, 2 दूनी 4 -24, सॉल्व करके देखें, 12 - 10 2, 6 -30 बचेंगे, माइनस के 24, लेकिन बाहर -2 है तो -24 इंटू -2 तो प्लस के 48, यहां देखो 4 -24 और बचेंगे आपके माइनस के 20, तो माइनस के 20 हो गए आपके, तो -20 इंटू 3 माइनस के 60, 48 2 50 यानी -10 आ रहा है। इस सारणी का मान करके क्या आ रहा है -10। अब हम इस गुणन का प्रयोग कर रहे हैं, यदि हम इस सारणी में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ की सहायता से कोई परिवर्तन करते तो भी सारणी का संख्यात्मक मान क्या रहना चाहिए, -10 ही रहना चाहिए। जैसे मैं मान लो ये जो आपकी संक्रिया लिखी हुई है ना, ये इसी संक्रिया का प्रयोग करता हूं, R1 implies that R1 plus 2R2, तो R1 implies that R1 plus 2R2, तो R1 implies that यानी यहां देखो ये क्या है अपना, R1 में क्या करना है, R2 वाली जो पंक्ति है इसमें 2 का गुणा करके R1 में जोड़ना है। आप कैसे जोड़ते हैं वो देखो, यानी संगत अवयव, जैसे मान लो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो इसके संगत अवयव में जुड़ेगा, किस में जुड़ेगा, संगत अवयव, यानी 2 का गुणा करना है हमें R2 के प्रत्येक अवयव में, फिर उन जिन जिन अवयव में कर रहे हैं उनके संगत अवयव वाला उसमें जोड़ दो। जैसे देखो हमें 2 का गुणा करना है R2 में, तो R2 इंटू 2, R2 को पहला अवयव कौन सा है 2 और R1 का पहला अवयव कौन सा है 1, तो इसकी जगह रखें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू R2 की वैल्यू क्या है यहां पर 2, तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5। अब 2 का गुणा करें इसमें, इसके संगत अवयव ये रहा, तो 2 इंटू 4 8 प्लस 2 10, यहां पर 2 का गुणा करें 2 इंटू 5 10 प्लस 3 13, ये तो क्या निकल के आ गया अपना A, यानी R1 निकल के आ गया। अब जब R1 निकल के आ गया अपने पास तो क्या करें, R1 प्लस 2R2 करना है, ये तो कर दिया हमने। अब बाकी को एज इट इज रखना है, यानी 2 4 5 6 2 3, सॉल्व करें इसे, 5 इंटू 12 माइनस 10 इंटू ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 6 माइनस 30, नेक्स्ट 13 इंटू प्लस 13 इंटू 4 माइनस 24, सॉल्व इट, सॉल्व करें से, 12 में से 10 गए, 2 बचे, 2 पंजे 10, 6 में से माइनस के 30 गए तो माइनस के 24 इंटू माइनस 10, ये हो गए माइनस माइनस प्लस 240, ये हो गए 4 माइनस 24 एंड 20, तो माइनस के 260, माइनस के 20 बचेंगे और 13 से गुणा करेंगे तो माइनस के 260, 240 और 10 250 माइनस 260 बराबर माइनस के 10, क्या बच के आ रहे हैं माइनस, यहां लिख देता हूं -10, और यहां भी क्या निकल के आ रहे हैं देख लो जरा, -10। यानी मैंने ये संक्रिया लगाई, इस जो है गुणधर्म का मीन्स ही क्या है, यही है कि यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में, यानी किसी पंक्ति, जैसे हमने इस वक्त पंक्ति में किया, ऐसे हम स्तंभ में भी कर सकते हैं, हमने R1 में इंटरचेंज किया, किसकी सहायता से, R2 की सहायता से, यानी R1 में इंटरचेंज R2 की सहायता से किया, और हमने क्या किया यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया, R2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गई अशून्य अचर राशि 2 हो गई, किसी पंक्ति यानी हमने R2 में गुणा किया, वापस अपने इस पंक्ति में जोड़ रहे हैं तो हमने R1 में जोड़ा, तो क्या सारणिक के संख्यात्मक मान पर कोई प्रभाव पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। यही सारणिक का छठवां गुणधर्म है।
कोई दिक्कत हो तो दोबारा रिपीट देख लेना। यानी सारणिक में ये संक्रिया आपको ये याद रखनी होगी कि जो है अब ये संक्रिया निकाल, जब इनके क्वेश्चंस करेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ये संक्रिया हम कैसे जो है लगाएंगे। तो संक्रिया आपको कब लगानी है और कब क्या करना है वो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से पता होगा। मैं क्वेश्चंस को बताऊंगा कि मैंने यहाँ ये संक्रिया क्यों लगाई, इससे में क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, ये होता है आपका गुणधर्म नंबर 6 खत्म। अब नेक्स्ट देखते हैं गुणधर्म नंबर 7। नेक्स्ट है अपना गुणधर्म नंबर 7। गुणधर्म नंबर 7 क्या कहता है, गुणधर्म नंबर 7। तो गुणधर्म नंबर 7 हमसे क्या कहता है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के सैखंडों से गुणा कर जोड़ दिया जाए तो सारणिक का यह मान शून्य के बराबर होता है। यानी इस गुणधर्म में हमसे क्या कहना चाह रहा है, इस गुणधर्म में हमसे यह कहना चाह रहा है कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के सैखंडों से गुणा कर जोड़ दिया जाए तो यह मान शून्य के बराबर होता है। यानी मान लो आपको कोई सारणिक दिया गया है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 2 3 4 3 2 1 3 3 2। ये कोई सारणिक ले लिया, ये आपकी R1 हो गई, R2, ये R3। अब हम कह रहे हैं किसी पंक्ति, यानी किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, यानी वहां भी जैसे हमने जो पिछला गुणधर्म पढ़ा था तो उसमें भी हमने क्या किया, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, यानी पंक्ति में परिवर्तन करना है तो पंक्ति की सहायता से होगा, ना कि स्तंभ की सहायता से। स्तंभ में परिवर्तन करना है तो स्तंभ की सहायता से होगा, ना कि पंक्ति की सहायता से। यानी C1 C2 C3 इनकी संक्रिया सेम लगेंगी और आपके उनकी संक्रिया R1 R2 R3 इनकी संक्रियाएं भी सेम लगेंगी। अब वो कह रहा है कि यानी इस गुणधर्म के माध्यम से वो क्या कहना चाह रहा है कि जैसे हम R1 की पंक्ति में R2 पंक्ति के सैखंडों का संगत अवयवों से गुणा कर दें। जैसे मान लो इस 3 का जो सेकंड है उसको 2 से गुणा करें, 2 का सेकंड है उसको 3 से गुणा करें, 1 का सेकंड है उसको 4 से गुणा करें। जब इन सेकंडों को हम गुणा करेंगे इनको, तो ये जो राशि निकल के आएगी ये राशि क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं, तो हम R2 में लेते हैं। अब ये कौन सा है आपका R21, R21 का सेकंड
R21 का सेकंड, इसका चिन्ह क्या होता है, नेगेटिव, बाहर लगा लो। अब ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, सेकंड भी वैसे निकालते हैं जैसे उपसारणिक निकालते हैं। ये पंक्ति छोड़ दें, ये स्तंभ छोड़ दें, 3 इंटू 2 यानी 3 4 3 2 ये बच रहे हैं। तो करो सॉल्व इसको, ये हो गया माइनस ऑफ 3 2 6 माइनस 3 4 12, तो 6 माइनस 12 माइनस के 6, तो ये बच गए प्लस के 6। अब R22 का सेकंड, R22 का सेकंड यानी दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव का सेकंड, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव कौन सा है, ये 2। तो इसका सेकंड देखना है, तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये अवयव बचे। इसका चिन्ह पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव ही रहने दो। कौन कौन से अवयव बचे, 2 4 3 2, 2 4 3 2। क्या निकल के आ रहा है, 4 माइनस 12 यानी माइनस के 8। अब R23 का सेकंड, R23 का सेकंड, R23 का सेकंड देखो, R23 कौन सा अवयव है आपका, 1। इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, इसका चिन्ह नेगेटिव होता है तो बाहर नेगेटिव लगा लें। ये स्तंभ, ये पंक्ति छूट गई, ये स्तंभ छूट गया, ये 4 अवयव बचे, 2 3 3 3। अब देखो सॉल्व करें इसे, माइनस 6 ये आपके 6 माइनस 9, माइनस के 3 बचेंगे, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस के 3। अब ये तो आ गए इन तीनों के सेकंड। अब इनको क्या करें, संगत अवयवों से, या पहली पंक्ति के अवयवों से गुणा कर दो, चाहे तीसरी पंक्ति के अवयवों से गुणा करके उनका योगफल करो। चलो तीसरी पंक्ति से, तो R2 के सेकंडों का, R2 के सेकंडों का तीसरी पंक्ति के अवयवों के, पंक्ति के अवयवों से गुणाकर जोड़ने पर, तो तीसरी पंक्ति का अवयव है 3, तो इसके संगत अवयव यानी ये तीसरी पंक्ति का पहला अवयव है, तो यानी दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सेकंड यानी 3 का सेकंड, तो 3 इंटू 3 का सेकंड क्या निकल के आया था, R21। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव क्या निकल के आया है, 6, प्लस R22 यानी इस अवयव के लिए इसका सेकंड देखना होगा, यानी 3 इंटू, इस सेकंड की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 8, प्लस नेक्स्ट R23 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, प्लस का 3, और ये किसका सेकंड है, 1 का सेकंड है। किससे गुणा होगा, 2 से गुणा होगा, संगत अवयवों से। तो 2 इंटू 1 का सेकंड क्या निकल के आया है, प्लस का 3, ये हो गए 18, ये हो गए माइनस के 24, प्लस के 6, 18 और 6 24, 0। यानी यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों, संगत सेखंडों से, पंक्ति अथवा स्तंभ के सेखंडों को संगत अवयवों से यदि गुणा करके जोड़ दिया जाए तो सारणिक का जो मान होता है, जो मान निकालते हैं, इस मान को, ये मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। हमने यहाँ पर दूसरी पंक्ति के सेकंड लिए और तीसरी पंक्ति में गुणा करके देखा। ये आप पहली पंक्ति में भी गुणा करके देख सकते हो, ऐसे ही आप किसी भी स्तंभ का सेकंड निकाल सकते हो और उसको किसी अन्य स्तंभ में गुणा करके देख सकते हो। लेकिन गुणा कैसे करना होगा, संगत अवयवों का। यानी जैसे मान लो इस वक्त हमने जैसे ये अवयव लिया तो इसका संगत इसका सेकंड, इसके संगत इसका सेकंड, इसके संगत इसका सेकंड। यानी जैसे पंक्ति का तीसरा अवयव है तो जिसके सेकंड निकालना है उस पंक्ति का भी तीसरे अवयव का ही सेकंड लिखना होगा हमें। इस प्रकार ये आपका गुणधर्म खत्म होता है, गुणधर्म नंबर 7।
नेक्स्ट आता है अपना 8th गुणधर्म। गुणधर्म देखते हैं। इन गुणधर्मों को ढंग से याद कर लेना, सारे गुणधर्म याद होने चाहिए, तभी हम सारणिक का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। स्पेशली ध्यान रखना, सारे स्टूडेंटों को बोल रहा हूं कि गुणधर्म अच्छी तरीके से याद रख लेना, सारे गुणधर्म आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको गुणधर्म के सारणिक के गुणधर्मों के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो सारणिक का नेक्स्ट गुणधर्म आता है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का संख्यात्मक मान शून्य होता है। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का संख्यात्मक मान शून्य होता है। सिंपल सा गुणधर्म है ये। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, A इज इक्वल टू सारणिक है आपका 1 2 3 3 2 1 0 0 0, यानी इसकी तीसरी पंक्ति के सभी अवयव शून्य है। तो हम इसका प्रसार करके देखें, 1 into पहली पंक्ति से प्रसार कर रहे हैं, ये देखो 0 माइनस 0, इसका नेगेटिव होता है 2 into ये छोड़ दो 0 माइनस 0 प्लस 3 into ये छोड़ दो 0 माइनस 0 बराबर 0। सारे अवयव 0 आ रहे हैं, ये 0। तो हमने पहले कहा ऐसे सेम कंडीशन यानी ये स्तंभों में भी हो सकता है, जैसे 0 0 0 2 3 1 1 2 3। ये भी क्या आपका, इसका भी संख्यात्मक मान क्या होगा, 0। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का संख्यात्मक मान शून्य होता है। यह है आपका सारणिक का 8वां गुणधर्म। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सारणिक का 9वां गुणधर्म। नेक्स्ट आता है अपना सारणिक का 9वां गुणधर्म। सारणिक का 9वां गुणधर्म क्या कहता है, गुणधर्म नंबर 9, यदि किसी सारणिक में त्रिभुजाकार आव्यूह की स्थिति दर्शाई गई हो, यानी वो क्या कर रहा है, त्रिभुजाकार आव्यूह की स्थिति दर्शाई गई हो। त्रिभुजाकार आव्यूह कौन सा होता है आपको पता हो तो, ऐसा वर्गाकार आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के अथवा ऊपर के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। ठीक है, तो ऐसा आव्यूह कौन सा कहलाता है आपका, त्रिभुजाकार आव्यूह। तो इन त्रिभुजाकार आव्यूह आपकी स्थिति यानी क्या होगा, सारणिक में या तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होंगे या ऊपर के सभी होंगे या नीचे ऊपर दोनों के होंगे। तो उस
उस स्थिति में सारणिक का संख्यात्मक मान, सारणिक का संख्यात्मक मान मुख्य विकर्ण के अवयवों का, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होता है। यानी कहना क्या चाह रहा है कि ये त्रिभुजाकार आव्यूह की स्थिति दर्शाई गई हो तो उस स्थिति में सारणिक का संख्यात्मक मान मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में मान लो 2 क्रॉस 2 का ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे 3 क्रॉस 3 का लें पहले। 1 2 3 0 2 1 0 0 3। अब देखो ये त्रिभुजाकार आव्यूह है या नहीं, त्रिभुजाकार आव्यूह जैसी स्थिति दिख रही है या नहीं दिख रही इस सारणिक में। बस चिन्ह आव्यूह का नहीं है, सारणिक का है। अब इसमें दिख रही है त्रिभुजाकार आव्यूह स्थिति, तो इसको हम वैसे डायरेक्ट जो है इस गुणधर्म के अनुसार तो इसका गुणनफल क्या होता है, ये जो मुख्य विकर्ण दिखाई दे रहा है आपको, इस मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल, यानी 3 × 2 × 1 क्या हो गया 6। वैसे हम इसे सॉल्व करके देख लें। 1 × ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी। 2 1 0 3 2 3 6 -0 -2 × ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, ये अवयव बचे चारों। 0 -0 +3। देखो इधर ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, ये 4 अवयव बचे। 0 -0 ये हो गया 6, ये 0 ये 0 6। हमने क्या कहा कि मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल ही क्या होगा, उस सारणिक का संख्यात्मक मान होगा। चाहे अब मान लो ये 0 आपके ऊपर भी हो सकते थे तो भी मुख्य विकर्ण के अवयवों का 2 × 2 का होता। जैसे b = होता आपका 2 3 0 5। अब ये भी देखो मुख्य विकर्ण के अवयवों के नीचे के सभी अवयव शून्य है, तो त्रिभुजाकार आव्यूह की स्थिति दर्शाई जा रही है। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा कर दो, यानी क्या हो जाएगा 10। वैसे भी गुणा करके देखो 10 - 0 = 10, वैसे ही प्रसार करने पर। तो यानी ये क्या आता है आपका सारणिक का नवा गुणनम। यदि किसी सारणिक में त्रिभुजाकार आव्यूह की स्थिति दर्शाई गई हो तो उस स्थिति में सारणिक का संख्यात्मक मान मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होता है। ये आपकी नेक्स्ट गुणधर्म हो गया, गुणधर्म नंबर 9। नेक्स्ट आता है आपका गुणधर्म नंबर 10 और लास्ट गुणधर्म है ये आपका गुणधर्म नंबर 10। गुणधर्म नंबर 10 क्या कहता है, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में x में बहुपद दिए गए हों, x में बहुपद दिए गए हों तथा यदि x =
x इज इक्वल टू a रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाए, सारणिक का मान शून्य हो जाए तो x माइनस ए सारणिक का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। अब देखो वो इस गुणधर्म में क्या कहना चाह रहा है, अब इसे हम एग्जाम्पल की सहायता समझेंगे। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में x में बहुपद दिए गए हों तथा यदि x बराबर a रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाए तो x माइनस ए सारणिक का एक गुणनखंड होगा। एग्जाम्पल की सहायता से समझे इसे, जैसे a इज इक्वल टू हमें दिया गया हो x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब। अब देखो, या b4 कर देते हैं। अब देखो हम इसमें x बराबर a रखें, जरा x बराबर a रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a, ये a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a क्यूब। अब देखना जरा इस पंक्ति को और इस पंक्ति को, तो हम सारणी का एक गुणधर्म पढ़ा के यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ समान हो तो सारणी का संख्यात्मक मान क्या होता है, 0 होता है। तो यानी यदि हमने x बराबर a रखा है यहाँ पर, a स्क्वायर a क्यूब, ये क्या हो गए इन तीनों की क्या हो गई आपकी, इन जो वैल्यूज रखने पर ये दोनों पंक्तियां कैसी हो गई, पहली और दूसरी पंक्ति समान हो गई, तो सारणिक का संख्यात्मक मान 0। वो यही कहना चाह रहा है कि यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में x में बहुपद दिए गए हो, बहुपद का मतलब क्या है, x की घात 2 3 4 10 15 20, यानी इस तरीके से बहुपद दिए गए हो। तो मैंने x की घात ले रखी है और बढ़ती हुई, तथा यदि x बराबर a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाए। जैसे मैंने x बराबर a रखा तो दो पंक्तियां समान हो गई, और दो पंक्तियां समान होते ही सारणिक का संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, 0। तो x माइनस a इस सारणिक के संख्यात्मक मान का क्या होता है, एक गुणनखंड होता है। यानी हम इसको जब सॉल्व करके जो है इसका प्रसार जब करेंगे तो उसमें हमें एक टर्म, एक पद कैसा मिलेगा, x माइनस a मिलेगा। ये इस गुणधर्म के माध्यम से समझाया गया है। ये आपके सारणिक के सारे गुणधर्म खत्म होते हैं, 10 के 10 हो, और तो इसमें कोई गुणधर्म है नहीं, 10 के 10 गुणधर्म यही है आपके। फिर अब इनके बाद हम सारणिकों में नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रारंभिक संक्रियाएं, जिनसे हमारी जो आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। उनके बाद हम आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे। मैं इसके नोट्स भी आपको हैंड रिटन भेज देता हूं कल। फिलहाल आज आप इस वीडियो को देखें और इसके नोट्स तैयार करें। कल फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सारणिक के आगे गुणधर्मों से आगे इनके प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, ये आपका सारणिक का कंप्लीट होता है मैटर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।